अस्सलाम वालेकुम। आज की पोएम में विलियम ब्लेक की एक पोएम है लंदन, जो कि सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से ली गई है और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस 1794 को पब्लिश हुए। अब इस पोएम के अंदर हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का थीम नजर आएगा। उसके अलावा विलियम ब्लेक ने सोसाइटी के ऊपर और प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर और चर्च के ऊपर क्रिटिसाइज किया है, वो इस पोएम में देखने को मिलेगा। 4 क्वाट्रेन्स हैं इस पोएम के। क्वाट्रेन फोर लाइन की पोएम स्टेंजे को कहते हैं। तो 4 लाइन का स्टेंजा मीन 16 लाइंस बनती हैं टोटल इस पोएम की स्ट्रेंथ। अब फर्स्ट लाइन से हम इसकी टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले आई वेंडर थ्रू चार्टेड स्ट्रीट। पोएट कहता है कि मैं चार्टेड स्ट्रीट में घूमा फिरा। वेंडर का मतलब होता है आवारागर्दी करना, घूमना फिरना। चार्टेड स्ट्रीट का मतलब है कन्फाइंड स्ट्रीट, महदूद गलियां, मतलब जो कि मैप्ड आउट की गई गलियां हैं, मखसूस गलियां जिन्हें हम कहते हैं, वो वहां पर घूमा फिरा। और यहां हमें लंदन के अंदर मखसूस एरिया में रहने के लिए ये इशारा मिलता है। नेक्स्ट अगर सेकंड लाइन को देखें, पोएट कहता है नियर वेयर द चार्टेड टेम्स डज फ्लो, जहां पर नजदीक ही एक कन्फाइन किया गया दरिया, जिसका नाम इंग्लैंड के अंदर जो टेम्स बहुत मशहूर दरिया है वो बहता है, फ्लो करता है, बहता है। तो यहां दो चीजें हैं, एक तो वो चार्टेड स्ट्रीट में गया, उसने स्ट्रीट्स को भी कन्फाइन कर दिया है, मैप्ड आउट कर दिया है। मतलब नक्शा होता है चार्ट, और नक्शे के मुताबिक का मतलब यह है कि उससे बंदा बाहर नहीं जा सकता, उसको महदूद कर दिया है, पाबंद कर दिया है। नीचे उसने टेम्स दरिया को भी चार्टेड का वर्ड दिया है, मतलब इसको भी महदूद कर दिया है। जितने भी पोएट्स हैं या राइटर्स हैं वो दरिया को एक आजादाना मेटाफर के तौर पर यूज करते हैं, मतलब आजाद घूमने फिरने के लिए, आजाद होने के लिए, फ्रीडम की तरफ इशारा देने के लिए टेम्स या दरिया को, जो इंग्लैंड के अंदर पाया जाता है, वो लेते हैं। लेकिन यहां पर विलियम ब्लेक ने स्ट्रीट को भी महदूद कर दिया है, आजादी नहीं दी चार्टेड का वर्ड यूज करके, और टेम्स नामी दरिया जो कि फ्रीडम की तरफ इशारा देता है वो भी चार्टेड है या मैप्ड आउट है, कन्फाइन है, महदूद किया हुआ है, कोई आजादाना जो है उसको नहीं छोड़ा। नेक्स्ट अगर थर्ड लाइन को देखें, एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट। पोएट कहता है मैं जितने भी चेहरों से मिला, मैं जितने भी फेस से मुराद यहां पर्सनैलिटीज हैं, फेस से मुराद यहां लोग हैं, तो मैं जितने भी लोगों से मिला, मैं बाद में इसको डिस्कस करता हूं कि ये फिगर ऑफ स्पीच के हवाले से फेस क्या रोल अदा कर रहा है। लेकिन यहां पर यह है कि एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, मैं जितने भी लोगों से मिला उनके चेहरों पर जो निशानात थे वो कौन से थे। यहां लिखा हुआ है मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो। वीकनेस कमजोरी को कहते हैं, वो गम या तकलीफ को कहते हैं। तो वहां उदासी, गम और कमजोरी के निशानात मुझे लोगों के चेहरे पर मिले या लोगों में मालूम हुए। मैं जितने भी लोगों से मिला हर चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और हर इंसान गमों में मुब्तला था। महदूद गलियां, महदूद दरिया, उदास चेहरे, फर्स्ट स्टैंजा है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन की तरफ। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, हर इंसान चीखो पुकार कर रहा है, मतलब हर इंसान की आवाज में, क्राई चीखने की आवाज में, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, हर शीरखार बच्चा जो डर या खौफ की वजह से चिल्लाता है। इन एवरी वॉइस, हर आवाज में, इन एवरी बैन, और हर पाबंद की गई बैन के अंदर। बैन होता है ममनू चीज के लिए भी यूज करते हैं, और आहोजारी के लिए बैन भी यूज किया जाता है। तो यहां पर ममनू करने के सेंस में यूज किया गया है इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन, हर आवाज में और हर पाबंदी में, मतलब पाबंद की गई चीज। बैन का जैसे आमतौर पर कहते हैं ना ये चीज बैन हो चुकी है, तो यहां अगर उस सेंस में अगर हम इसको लें तो इसका मतलब बनता है कि जो आवाज निकाली जा रही है उस आवाज में
اور جو آواز پر پابندی لگائی گئی ہے، جس آواز کو بین کیا گیا ہے، اس کے اندر کیا ملا ہے؟ دا مائنڈ فارجڈ منیکلز آئی ہیئر، میں نے ایسی بیڑیاں، منیکلز کہتے ہیں ہتھ کڑیوں یا بیڑیوں کو، جو کہ انسان کے پاؤں میں یا ہاتھوں میں باندھنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں، جکڑا جاتا ہے انسان کو تاکہ کوئی پریزنر یا قیدی بھاگ نہ جائے، تو یہاں پر یوز کیا گیا مائنڈ فارج منیکلز، وہ دماغ کو جو جکڑ لیے جاتے ہیں، مطلب کہ مائنڈ کو جب لوہے کی بھٹی کے اندر تپایا جاتا ہے اور کوٹا جاتا ہے تو اسے فارج کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں دا مائنڈ فارجڈ منیکلز آئی ہیئر، میں ایسی بیڑیاں محسوس کرتا ہوں اور ایسی بیڑیاں سنتا ہوں جو دماغ کو جکڑے ہوئے ہیں، مطلب انسان کے مائنڈ پر ان بیڑیوں نے گرفت کی ہوئی ہے اور میں ان گرفت کی آواز کو سنتا ہوں۔ اگر دوسرے سٹینزا کو اوورال دیکھیں تو پوئٹ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی چیخو پکار میں، ہر شیخ، ہر بچہ جو ڈر کی وجہ سے چیختا ہے اس کی آواز میں، اور ہر آواز میں، اور جو آوازوں کو روکا گیا ہے ہر روکی گئی آوازوں میں نے ایسی بیڑیاں یا ہتھکڑیاں سنی ہیں جو کہ مائنڈ کو جکڑے ہوئے ہے۔ دوسرے لفظوں میں سوچ کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، مطلب انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر غلام ہو چکا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں تھرڈ سٹینزا کی طرف، فرسٹ لائن ہے تھرڈ سٹینزا کی، ہاؤ دا چمنی سویپرز کرائی، کس طرح چمنی سویپر، یہ چمنی صاف کرنے والے، آپ کو پتہ ہے چمنی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سوراخ یا چھوٹی جگہوں پر، مطلب چھوٹی سی باریک سی جگہ ہوتی ہے جو چمنیاں بنائی جاتی ہیں گھروں سے دھواں نکالنے کے لیے یا فیکٹریوں سے دھواں نکالنے کے لیے، تو ان چمنیوں کے اندر مختلف قسم کا دھواں چلا جاتا ہے اور وہ دھواں صاف کرنے کے لیے چھوٹے بچوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑے آدمی تو وہاں سے گزر نہیں سکتے اور اس اندر داخل نہیں ہو سکتے، تو چھوٹے بچے جو کہ انات ہوتے تھے، جو کہ یتیم ہوتے تھے، ان کو ان کے مالک لے جاتے تھے اور روٹی کے عوض ان سے وہ چمنیاں صاف کرواتے تھے۔ اور یہ اتنا پیتھیٹک سین ہوتا تھا کہ اکثر بچوں کی وہاں پر ڈیتھ بھی ہو جاتی تھی ان چمنیوں کو صاف کرتے ہوئے، جو باریک چمنیاں ہوتی ہیں جہاں سے دھواں باہر نکلتا ہے۔ تو اس کا مطلب سوسائٹی کے اندر جو ایک بگاڑ تھا، چائلڈ لیبر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ اس لائن میں ہمیں ملے گا۔ تو ہاؤ دا چمنی سویپرز کرائی، کس طرح چمنی سویپر جو ہیں وہ چلاتے ہیں۔ حالانکہ ایک اور پوئم کے اندر ولیم بلیک کہتا ہے کہ وہ سویپ کا ورڈ نہیں یوز کرتے، وہ ویپ کے ساؤنڈ کے ساتھ بولتے ہیں، مطلب کہ چھوٹے برش لے کے، جھاڑو لے کے وہ بچے چھوٹے چھوٹے گلیوں میں جاتے ہیں اور وہ آواز لگاتے ہیں کہ ہم سویپ کرتے ہیں، مطلب صفائی کرنے والے ہیں، اور جب وہ سویپ کہتے ہیں تو ان کی آواز ایسے سنائی دیتی ہے جیسے وہ ویپ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال وہ اور پوئم تھا، یہاں پر ایوری بلیکننگ چرچ اپالز، مطلب یہ بنے گا کہ ہر چمنی صاف کرنے والی بچے کی آواز اور چیخو پکار جب آئے گی تو یہ اشارہ دیتی ہے کہ بلیکننگ چرچ، یہ جو چرچ ہے یہ بھی تاریک ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تاریک ہونے سے مراد یہ ہے کہ چرچ بھی اپنی رسپونسبلٹی پوری نہیں کر رہا۔ اگر چرچ اپنی رسپونسبلٹی پوری کرے تو پھر بچے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں وہ اس طرح گلیوں میں لوگوں کی مزدوری کرنے نہ نکلے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں۔ تو ایوری بلیکننگ چرچ اپالز، ہر تاریک ہوتے ہوئے چرچ کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ مطلب پوئٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بچوں کو اس طرح چمنیاں صاف کرتے ہوئے اور چرچ کو اس طرح کرپٹ ہوتے ہوئے جب میں دیکھتا ہوں تو خوف زدہ ہو جاتا ہوں، اپالز، ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے ایسی صورتحال کو کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ نیکسٹ تھرڈ لائن ہے اینڈ دا ہیپلیس سولجرز سائی، اور آگے جو بدقسمت سپاہی ہیں، ہیپلیس بدقسمت، ان لکی کے لیے یوز کرتے ہیں، سولجرز سائی ان کی آہو پکار بھی ہے، رنز ان بلڈ ڈاؤن پیلس والز، ان کی چیخو پکار خون کی صورت میں محل کی دیواروں کے نیچے جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو سپاہیوں کا خون بہا ہے اور وہ دیواروں سے نیچے بنیادوں تک جا رہا ہے، وہ خون، انہی خون پر محلات کی دیواریں کھڑی ہیں۔ اس کا مطلب سپاہیوں کی جان گئی
और बादशाहों के महलात बुलंद हुए उनकी कुर्बानियों की वजह से। नेक्स्ट अगर लास्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन को देखें, बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हियर। चलो जी, पीछे पोएट कहते हैं मैंने चिमनी स्वीपर को भी देख लिया, मैंने चर्च की बदहाली को भी देख लिया, उसके बाद सोल्जर्स की तबाह होने वाली सिचुएशंस और सोल्जर्स के साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं उनको भी देख लिया, माशरे में जो बगाड़ पैदा हुआ है, इंसान का जो माइंड है वो गुलाम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारे चेहरे पर उदासी छाई हुई, ये तो सारी सूरत हाल एक तरफ, लेकिन इन सारी बदहालियों से बढ़कर, मुसीबतों से बढ़कर, परेशानियों से बढ़कर जो सबसे अहम चीज है वो ये है, बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हियर। आधी रात के वक्त जब मैं गलियों से सुनता हूं तो सबसे बढ़कर मुझे क्या सुनाई देता है, how the harlot how the youthful harlots curse। किस तरह नौजवान तवाइफें मलामत करती हैं। कर्स का मतलब होता है मलामत करना, बुरा भला कहना, गालियां देना, लान तान करना। तो हाउ द यूथफुल हार्लट्स, यूथफुल जवान के लिए यूज करते हैं, हार्लट्स उन तवाइफों को कहते हैं जो अपना जिस्म बेचती हैं, जिस्म फरोश। तो पोएट यहां पर यह कहना चाहता है कि आधी रात के वक्त उन तवाइफों की आवाज सबसे गमजदा कर देने वाली होती है, जो कि लानत भेज रही है इस माशरे पर, जिस माशरे ने उन्हें अपना जिस्म बेचने पर मजबूर कर दिया है। और उसके बाद पोएट कहता है ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर। ब्लास्ट, यहां ब्लास्ट ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जो कि नए पैदा होने वाले बच्चे को, मतलब जो अभी इन्फेंट है, इन्फेंट उस बच्चे को कहते हैं जो अभी दूध पीने वाला है, शीरखार बच्चा। तो वो क्या करता है, आंसुओं की सूरत इख्तियार कर जाता है, चीखो पुकार करता है। ऐसे कह ले कि वो माएं जो कि तवाइफें थी, सेक्सुअल इंटरकोर्स में मजबूरी के तहत गईं, उनके आगे बच्चे भी पैदा हुए और वो कोसती हैं अपने उन पैदा होने वाले बच्चों की उन आवाजों और रोने और आंसुओं पर जो उसके सामने वो बहाते हैं। एंड ब्लाइट्स विद प्लेग, ब्लाइट यहां यूज किया गया है जो खराब कर देने वाली चीज होती है, मतलब किसी चीज का बुरा असर होना। एंड ब्लाइट्स, और बुरा असर पड़ता है विद प्लेग, वबा के साथ। प्लेग जो है वो वबा या कर्स के मीनिंग में लेती है, सफरिंग के मीनिंग में लेती है। द मैरिज हियर्स, मतलब ये सारी सिचुएशन, आधी रात तवाइफों का बोलना, शीरखार बच्चे को मलामत करना जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इलिजिटमेट चाइल्ड पैदा हुआ, उसके आंसुओं को बुरा भला कहना, क्या है असल में ब्लाइट्स करता है विद प्लेग ऑफ मैरिज हियर्स। किस चीज को, वो शादी वाला जो कफन, हियर्स जो है ना वो उस गाड़ी के लिए यूज करते हैं जो कोई कफन या ताबूत या जनाजा लेके जाती है, मतलब जनाजा गाड़ी आप कह सकते हैं। मतलब उन बच्चों की आवाजें और उन तवाइफों का रोना धोना खराब कर रहा है एक वबा की सूरत में इस जनाजे वाली गाड़ी को। यहां पर आप अगर देखें तो पहले मैरिज का वर्ड यूज किया गया है और साथ ही हियर्स का वर्ड यूज किया गया है, शादी और जनाजा गाड़ी। तो यहां पर परसोनिफाई किया गया है। पोएट ये कहना चाहता है कि जो शादियां थी, क्योंकि देखें जो भी तवाइफों के अड्डे पे जाएंगे वो अमीर तबके से ताल्लुक रखने वाले अयाश लोग होंगे, उनकी अपनी भी फैमिलियां हैं। तो जब वो वहां पर जाएंगे तो उनकी अपनी जो मैरिज है वो ब्लाइट्स होगी, स्पाइल होगी, खराब होगी और वो कोसेगी, बुरा भला कहेगी। सादा लफ्जों में यह कह दो कि उनकी शादियों की डेथ हो जाएगी, मतलब उनकी जो अपनी वाइफ्स हैं और जो अपनी शादियां हैं वो तो तबाही की तरफ चली गई। देखें क्या उस वक्त शादी शादी रहेगी जब मेल जो है वो अपनी वाइफ को छोड़ के तवाइफों के अड्डे पर जिस्म के लिए जा रहा है, तो शादी जो है वो तो बर्बादी की तरफ जा रही है, इस वजह से वो ट्रस्ट टूट रहा है। तो पोएट ने कहा है एंड ब्लाइट्स विद प्लेग्स द मैरिज हियर्स। तो ये सारी सिचुएशन क्या करती है, वो शादी को एक बर्बादी की सूरत में, घुन लग जाने की सूरत में हमें चीखो पुकार करके खराब कर रही है। अब हम इस पोएम की जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस पोएम की
राइम स्कीम को देखेंगे। राइम स्कीम इस पोएम की है ए बी ए बी। फर्स्ट स्टैंजा का अगर फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखें तो स्ट्रीट है और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है मीट, तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड लाइन आपस में राइम कर रही हैं, स्ट्रीट और मीट, ए हो गया। इसी तरह सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लो और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वो, तो फ्लो और वो आपस में राइम कर रही हैं, सेकंड और फोर्थ लाइन, ये बी हो गया, ए बी। इसी तरह अगर सेकंड स्टैंजा का लास्ट वर्ड देखें तो मैन है और थर्ड लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है बैन, मैन और बैन, ये ए हो गया। अगर सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड देखें तो फियर, फोर लाइन का लास्ट वर्ड देखें तो हियर, फियर हियर, बी। इसी तरह अगर थर्ड स्टैंजा की राइम स्कीम देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है क्राई और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है साई, यहां पर क्राई साई, ए। इसी तरह अगर सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड देखें तो अपाल्स, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड देखें तो वाल्स, तो अपाल्स वाल्स, बी, ए बी। लास्ट स्टैंजा की अगर राइम स्कीम देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है हियर, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है टीयर, हियर टीयर, ये ए। इसी तरह सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड कर्स और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है हियर्स, तो ये आपस में बी, ए बी। ये थी इस पोएम की राइम स्कीम। आगे अगर हम देखें तो इस पोएम के अंदर एलिट्रेशन भी यूज की गई है, एसोनेंस भी यूज किया गया है, मेटाफर भी यूज किया गया है, एनाफोरा का इस्तेमाल भी मिलेगा, सिनेक्डोक का भी हमें यूज मिलेगा। और सबसे पहले हम एलिट्रेशन को देखते हैं। एलिट्रेशन किसे कहते हैं? रिपीटिशन ऑफ सेम लेटर्स और साउंड इन सेम लाइन, एक ही लाइन के अंदर जब कॉन्सोनेंट आपस में रिपीट होते हैं फर्स्ट वर्ड के अंदर या कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीट होता है तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। अगर फर्स्ट स्टैंजा की सेकंड लाइन देखें तो इसके अंदर द चार्टेड टेम्स, टी यहां पर रिपीट हो रहा है तो ये एलिट्रेशन की एग्जांपल है। इसी तरह अगर इसी स्टैंजा के फोर लाइन को देखें तो मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो, एम यहां पर रिपीट हो रहा है। उसके बाद अगर हम सेकंड स्टैंजा की फोर लाइन को देखें तो माइंड फॉज मैनेकल्स, एम जो है वो रिपीट हो रहा है, ये भी एलिट्रेशन की एग्जांपल है। और इसके बाद अगर हम थर्ड स्टैंजा के अंदर थर्ड लाइन को देखते हैं तो एंड द हेल्पलेस सोल्जर्स साई, सोल्जर्स साई, एस रिपीटिशन है तो ये एलिट्रेशन की एग्जांपल है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना। और अगर हम लास्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन को देखें तो मोस्ट मिडनाइट, ये एम रिपीट हो रहा है, ये भी एलिट्रेशन की एग्जांपल है। और नीचे ही हाउ द यूथफुल हार्लट्स कर्स, तो यूथ हाउ एच और नीचे हार्लट्स का एच, ये भी एलिट्रेशन की एग्जांपल हमें मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोनेंस को। एसोनेंस कहते हैं रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड और लेटर्स इन द सेम लाइन, एक ही लाइन के अंदर जब वाउल साउंड या लेटर्स रिपीट हो रहे हो तो ये एसोनेंस होता है। जैसा कि यहां पर अगर हम देखें तो इन एवरी फेस आई मीट, आई आपस में वाउल साउंड जो है वो रिपीट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसी तरह अगर हम एसोनेंस की नेक्स्ट एग्जांपल देखना चाहें तो इन आई का एसोनेंस रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड है। अगर ऊपर वाली लाइन में देखें सेकंड स्टैंजा की सेकंड लाइन को तो इन इनफेंट्स, यहां पर भी एसोनेंस हमें देखने को मिलेगा। और एवरी ई का साउंड जो है वो हमें लेटर्स एसोनेंस की सूरत में मिलेगा। अब एसोनेंस को डिस्कस करने के बाद, एलिट्रेशन को डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं एनाफोरा को। एनाफोरा किसे कहते हैं? रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड्स और फ्रेजेस इन टू और मोर देन टू लाइंस, दो या दो से ज्यादा लाइंस के अंदर अगर वर्ड्स या फ्रेजेस रिपीट हो रहे हो तो हम उसको एनाफोरा कहते हैं। अगर सेकंड स्टैंजा का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन को देखें तो ये एनाफोरा की एग्जांपल है, जिसके अंदर इन एवरी क्राई, इन एवरी इन्फेंट, इन एवरी वॉइस, तो इन एवरी तीन लाइनों के अंदर सेम जो है वो फ्रेजेस रिपीट होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, रिपीटिशन है, इसको हम एनाफोरा कहेंगे। सिनेक्डोट किसे कहते हैं? अ पार्ट इज यूज्ड फॉर द होल
या फिर द होल इज यूज्ड फॉर अ पार्ट, किसी एक चीज को मजमूए के तौर पर इस्तेमाल करने को सेनिकडोट कहते हैं, और सेनिकडोट जो है वो किसी मजमूए को एक पार्ट के तौर पर यूज करने को भी कहती हैं। जैसा कि अगर फर्स्ट स्टैंजा की थर्ड लाइन देखें, एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, हर इंसान जिससे भी मैं मिला वो उसके चेहरे पर नशानात थे। अब देखें फेस जो है वो एक बॉडी का पार्ट है, लेकिन ये पूरे इंसान के लिए यहां पर जो है वो यूज किया गया है। तो इस टेक्निक को फिगर ऑफ स्पीच के अंदर सेनिकडोट जो है वो कहेंगे। अब हम आगे चलते हैं पर्सोनिफिकेशन को। आपको पता है यू नो टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, ये पर्सोनिफिकेशन होता है। और यहां पर ये जो मैरिज है वो शादी मर चुकी है, मतलब मैरिज हियर्स, जैसे मैंने बताया कि शादियों को एक वबा लग गई है और शादियां मर गई हैं, तो यहां शादी का मरना, मरना ह्यूमन ट्रेट है, यहां मैरिज हियर्स हो रही है, तो यहां मैरिज को पर्सोनिफाई किया गया है। अगर हम नेक्स्ट देखें मेटाफर को, तो कंपेयर किया जाता है दो मुख्तलिफ चीजों को। यहां प्लेग ट्रस्ट के मीनिंग में लिया जाएगा कि यहां पर भरोसे को क्या किया गया है, एक घुन लग गई है, एक वबा लग गई है, एक बीमारी लग गई है, मतलब मियां बीवी के दरमियान जो एक भरोसा होता है उसको एक वबा लग गई है और शादी मर गई है। तो जो भरोसे को वबा लगी है, ये मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज की है यहां पोएट ने। और एक और चीज यहां पर इसी लाइन में देखने को मिलेगी, ये जो मैरिज हियर्स है असल में ये ऑक्सीमोरोन जो है वो यूज किया गया है पोएट की तरफ से। ऑक्सीमोरोन होता है टू डिफरेंट वर्ड्स को एक ही सेंस के अंदर यूज कर देना। मैरिज खुशियों के लिए और हियर्स गमों के लिए यूज करते हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ऑक्सीमोरोन की सूरत में डिफरेंट थिंग्स को या वर्ड्स को उसने पोएट ने यहां पर यूज किया गया है। उसके बाद लास्ट पे हम देखते हैं मेटोनमी भी फिगर ऑफ स्पीच के अंदर यूज यहां की गई है। जैसा कि रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल, जो फौजी बेबस फौजी बदकिस्मत फौजी आहें भर रहे हैं उनका खून पैलेस की दीवारों के नीचे है। तो पैलेस महलात को कहते हैं, असल में यहां पैलेस इशारा कर रहे हैं रूलर्स को, मतलब हुक्मरानों को। तो इसका मतलब यह बना कि एनाटॉमी कहते हैं क्लोजली रिलेटेड टू समथिंग एल्स, जब किसी और चीज के साथ गहरी वबस्तगी हो, तो यहां पैलेस की वबस्तगी जो है वो बादशाहों और हुक्मरानों की तरफ है। इस वजह से इसके अंदर वन ऑब्जेक्ट इज इन प्लेस ऑफ अनदर यूज किया गया है क्लोजली रिलेटेड, तो इसको एनाटॉमी कहते हैं। इस पूरी पूरी पोएम के अंदर डाउनफॉल ऑफ लंदन हमारे सामने थीम के तौर पर यूज किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।